हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज वाईजी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक और नए इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो रिलेटेड है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। ये क्वेश्चन आपसे एलएलबी में पूछा जा सकता है और इसके स्पेसिफिक एम्फेसाइज ऑन फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताइए, या फिर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताइए। यह क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। तो जब बात करें नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसकी जो प्रकृति है, यानी कि इसका जो नेचर है, वो अनेक विशेषताओं का मिश्रण है। इसे ना तो पूर्णतः संघीय यानी फेडरल कहा जा सकता है, और ना ही पूर्णतः इसे एकात्मक यानी यूनिटरी कहा जा सकता है। इसी कारण से इसे क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम अर्ध संघीय संविधान कहते हैं। अब इसमें आप लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, उसमें आप एक चार्ट बना सकते हैं और उस चार्ट को आप इस तरीके से लिखिएगा पॉइंट वाइज। सबसे पहले लिखेंगे यह एक लिखित संविधान है, विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। यह रिजिड है और फ्लेक्सिबल है, यानी कि कठोर है एवं लचीला है, और इसकी संघीय संरचनाएं हैं, यानी फेडरल स्ट्रक्चर है। अब इन सभी पॉइंट्स को आप एक एक करके डिफाइन कर सकते हैं, ताकि आप क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी बना सकें। अब हम एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे। पहला है लिखित संविधान, यानी कि भारतीय संविधान लिखित रूप में है। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें मूल रूप से जो संविधान था, जब ये बनकर तैयार हुआ, उस समय इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में इसमें 470 से अधिक अनुच्छेद हैं, जो कि संशोधन के द्वारा इसमें हो पाए, और 12 अनुसूचियाँ इसके अंदर है। शेड्यूल की बात की गई है और आर्टिकल्स की बात की गई है। यानी कि जैसे भारत का संविधान है वो एक लिखित संविधान है, एक लिखित दस्तावेज हम इसे कहते हैं। जब हम बात करें यूनाइटेड किंगडम के संविधान की, तो वो अलिखित संविधान है। इस तरीके से भी आप उदाहरण के रूप में या एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट है विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है ये, यानी कि भारत के संविधान में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे नागरिकों के अधिकार दिए गए हैं, सरकार की शक्तियाँ दी गई हैं, न्यायपालिका की बात की गई है, चुनाव की बात की गई है, आपातकालीन की बात की गई है, अनुसूचित क्षेत्रों की बात की गई है, पंचायती राज की बात की गई है। यह सभी प्रावधान संविधान के अंदर शामिल किए गए हैं। इसके अलावा और भी प्रावधान हैं तो इसके अंदर दिए गए हैं। तीसरा पॉइंट था हमारा, भारत का संविधान कठोर और लचीला है, यानी कि कुछ संशोधन साधारण बहुमत से हो सकते हैं और कुछ संशोधन के लिए विशेष सहमति की आवश्यकता होती है, साथ ही राज्य की स्वीकृति की भी आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, संविधान संशोधन के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है फेडरल स्ट्रक्चर, यानी संघीय संरचना। क्या है ये संघीय संरचना? संघीय संरचना वह व्यवस्था है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में संविधान के द्वारा किया जाता है। भारत के अंदर दो तरीके की सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दोनों अपनी अपनी सीमाओं के अंदर स्वतंत्र है और उसी रूप में कार्य कर सकती हैं। इसके बाद आप अगला पॉइंट बना सकते हैं फेडरल फीचर्स का, कि भारत के संविधान के संघीय लक्षण, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है उसमें दोहरी शासन व्यवस्था है, शक्तियों का विभाजन किया गया है, डिवीज़न ऑफ पावर की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाता है, जो संविधान है उसको सर्वोच्चता दी जाती है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, संविधान
की सर्वोच्चता की बात की गई है और संशोधन की विशेष प्रक्रियाओं की बात की गई है। इसे भी आप चार्ट के रूप में बना सकते हैं, उसके बाद एक एक करके हर एक चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जिसमें कि पहला पॉइंट था हमारा दोहरी शासन व्यवस्था यानी ड्यूअल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार कार्य करती हैं भारत में। यह कार्य करती हैं अलग अलग विषयों पर, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पुलिस हो, रक्षा हो या कोई भी अन्य जो भारतीय संविधान के अंदर बताया गया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट था हमारा शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान के अंदर हमारी शक्तियों का विभाजन 3 अनुसूचियों में किया गया है, जिसमें कि हमारी संघीय सूची है और राज्य सूची है और साम्यवर्ती सूची है। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। संघीय सूची में रक्षा, विदेशी नीति, मुद्रा, रेल जैसे विषय या कार्य शामिल होते हैं। राज्य सूची के अंदर पुलिस से रिलेटेड विषयों पर कार्य करना, लोक व्यवस्था पर कार्य करना, कृषि पर कार्य करना और साम्यवर्ती सूची या कंकरेंट सूची के अंदर शिक्षा, वन और विवाह, श्रम पर कानून बनाना, इन सभी विषय पर चर्चा की गई है। उसके बाद अगला पॉइंट है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान को सर्वोपरि माना गया है। केंद्र और राज्य दोनों संविधान के अधीन कार्य करते हैं। कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो न्यायपालिका उसमें निर्णय देती है और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सही है उस पर निर्णय किया जाता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी अगला पॉइंट है। यदि केंद्र और राज्य के बीच में कोई भी विवाद होता है तो उसका निर्णय कौन करता है? न्यायालय करता है, जो कि इंडिपेंडेंट है। किसी भी विषय पर केंद्र और राज्य के अधिकारों के विवाद का अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी जो हमारी न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद है संविधान की सर्वोच्चता की बात की गई है। कुछ संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यक होती है तथा राज्यों की स्वीकृति की भी ज़रूरत होती है, दोनों आवश्यक होते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन रेज होता है जिसे आप सब हेडिंग बनाकर अपने एग्ज़ाम के अंदर लिख सकते हैं। भारत को पूर्ण संघीय क्यों नहीं माना जाता? भारत में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसको एकात्मक स्वरूप भी देती हैं, यानी कि यूनिटरी फॉर्म इसे देती है, जिसमें कि आप पॉइंट बना सकते हैं। एकात्मक विशेषताएं, एकल नागरिकता, अवशिष्ट शक्तियाँ, आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, इन सभी को एक चार्ट के फॉर्म में बना सकते हैं और ये लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ जाती हैं। सिंगल सिटीजनशिप, भारत में केवल भारतीय नागरिकता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट में दोहरी नागरिकता है लेकिन भारत में भारतीय नागरिकता है। अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी कि जिस विषय पर किसी भी सूची में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है तो उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार की शक्तियाँ जो हैं बढ़ जाती हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अखिल भारतीय सेवाओं के अंदर IAS, IPS, IFOS ये अधिकारी केंद्र और राज्य क्षेत्र के लिए कार्य करते हैं। इसी कारण से भारत को क्वासी फेडरल या संघीय व्यवस्था वाला मजबूत केंद्र कहा जाता है। अब बात करें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, भारत की शासन प्रणाली की, तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। यह पूर्णतः मुख्यतः यूनाइटेड किंगडम से प्रेरित होकर हमारे संविधान के अंदर ली गई है, जिसमें कि आप सब हेडिंग बना सकते हैं। राष्ट्रपति न्यायमंत्र का कार्यपालक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक प्रमुख होता है। मंत्री परिषद की सामूहिक उत्तरदायिता होती है। इन सभी को आप डिस्क्राइब भी करेंगे। कार्यपालिका और विधायिका का घनिष्ठ संबंध और बहुमत के आधार पर सरकार बनती है।
एक एक पॉइंट को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, यह अधिकांश कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है और सभी प्रमुख प्रशासनिक निर्णय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। उसके बाद है प्रधानमंत्री और मंत्री सामान्यतः संसद के सदस्य होते हैं। जिस दल या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत मिलती है वही सरकार बनाती है। तो ये था हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। तो आज के टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो नई लीगल जानकारी के साथ।